बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के स्पेशल शो में मैं हूं इमरान यकूब खान और व्यू पॉइंट में मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ज़ैनब जतोई। और नाज़रीन, आज क्योंकि ईद का ये स्पेशल शो है तो ज़ैनब हमने भी सोचा कि इसमें कुछ स्पेशल ही मेहमान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। व्यू पॉइंट ने हमेशा कोशिश की है कि अपने नाजरीन के लिए एक्सक्लूसिव खबरें भी लेकर आए, और आज के हमारे मेहमान बड़े इंटरेस्टिंग है, एक्सक्लूसिव शख्सियत हैं, और वो शख्सियत है जिन्होंने सियासत में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इमरान साहब, और अभी गवर्नमेंट का सेटअप का हिस्सा भी हैं और लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। आज आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, वो ईद कैसे मनाते हैं और उनके सियासी करियर में क्या अचीवमेंट्स हैं। हाँ जी, और मेहमान का अब जो ये राज भी खोल दें कि मेहमान कौन है। मेहमान है हमारे आज के गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सरदार साहब, ये फरमाएं कि ईद का दिन जो है वो आम तौर पे अपने आबाई इलाके में मनाते हैं या गवर्नर हाउस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं तो शुरू से ना सारी ज़िंदगी मैंने ईद का दिन अपने गांव में ही मनाया जी, अपने लोगों में ही, चाहे जितनी भी कोई मजबूरी हो, लेकिन रह नहीं सकता तो ईद का दिन अपने इलाके में ही मनाते हैं। एक आध दफ़ा हुआ जब शुरू में पहले साल था तो वो बादशाही मस्जिद में जो है वो नमाज़ पढ़ी और फिर शाम को गया, लेकिन उसके अलावा सारा टाइम बस अपने इलाके। क्या रूटीन होती है सरदार साहब आपकी ईद पर, क्या करते हैं, अपनी रूटीन के बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, ईद में और तो कोई ख़ास रूटीन नहीं है, रूटीन एक ही है कि बस डेरे पे आ जाना, और पहले दिन जो है वो गांव के लोग आते हैं, उनके लिए कोशिश करता हूँ कि बाहर के लोग ईद वाले दिन ना आएँ, वो ईद के दूसरे दिन आएँ। तो अपने इलाके के लोग ज़्यादातर जाता नहीं हूँ, वही आते हैं। तो जिस तरह ईद का होता है कि बस गप शप, रौनक मेला, मिठाई, हलवा, हमारे इलाकों में हलवा जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है, वो ज़रूरी होता है किसी जगह भी खाना, और फिर रात को बैठ के भी गप्पे शप्पे, ईज़ी माहौल में मिलना सबको। और फिर ईद के दूसरे दिन जो है वो लोग जो है वो बाहर से भी आना, मतलब इलाके के मुख्तलिफ देहात के आना शुरू कर देते हैं। तो 3-4 दिन आप समझें कि हमारी ये ईद है कि बस सिट स्टैंड और बहुत रश। ये नहीं कि अभी मैं गवर्नर हूँ तो इस वजह से, अल्लाह का फ़ज़ल है, उस मालिक की मेहरबानी है कि हमेशा से मैं ईद के दिनों में या मैं डेरे पे हूँ तो फिर बहुत रश रहता है। हमारा जो देहाती एरिया है, पार्किंग ख़त्म हो जाती है, बस लोगों की मोहब्बत है, और ये ईद है, और मेरा ख्याल है मुझे इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन। सरदार साहब, माशाल्लाह आपके वालिद साहब को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़े ज़मींदार थे, डेरा था, सब कुछ था। तो जैसे आपने कहा कि आपकी यही ईद है, तो बचपन से ही ये डेरादारी इसी तरह से चलती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं देखें, वो जो वालिदैन को देख के ना वो बंदे को आदत पड़ जाती है और एक शौक़ हो जाता है। तो मैं बचपन से, मुझे हॉस्टल में था पहले, फिर मैं पिंडी इस्लामाबाद में था, वो मामू के पास। तो मुझे वालिदैन की कोशिश ये होती थी कि गांव में कम आऊँ और डेरे पे भी कम बैठूँ, क्योंकि देहाती एरिया वहाँ पे डेरादारी जो है और नवैयत की होती है। लेकिन मैं तमाम तरना वो पाबंदियों, कोशिशों के बावजूद, मैं वालिद साहब जब बैठते थे तो मैं डेरे पे जाके बैठ जाता था एक कोने में या साइड पे, और वो सारा कुछ देखता रहता था। तो मेरे अंदर बचपन से ही ये शौक़ था, और एक गरीबों से मोहब्बत की जो है वो एक लगन थी। मेरे वालिद भी एक फ़कीर बंदे थे, कोई वो अल्लाह का फ़ज़ल है, उस मालिक की मेहरबानी है, 12-14 हज़ार कनाल ज़मीन है, 4-5 मौज़े हैं, उनमें है। लेकिन जब आते थे तो मेरे वालिद ये पहचाने नहीं जाते थे, वो सादा से कपड़े और सादा, और हर एक के साथ वो ना अपना को मोची बैठा हुआ है फुटपाथ पे, तो दिन में उसी के पास बैठ के गप्पे लगाते रहेंगे, या मस्जिद में जो मेन स्टॉप पे मस्जिद है उसके इमाम हैं, उनके साथ बैठ के मजहबी गुफ्तगू करते रहेंगे, या ये तबलीगी जमात वाले आए तो उनसे जो है कुरान पाक की बातें करते रहे और करते रहते, या किसी भी जगह पे, थड़े पे, होटल पे, फुटपाथ पे बैठ के और गप्पे शप्पे लगाई। और हमें लोग कहते कि जी ये बुज़ुर्गों को ये चंगा नहीं, ये करें वो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बस इन्हीं के साथ ही हूँ। तो वो मेरे अंदर भी उनको देख देख के, डेरे पे बैठ के उनके वो सुन के, उनके रोज़मर्रा के मामलात देख के वो, और फिर हमारे जो सियासत के हवाले से है तो हमारा ना मेन बड़ा गांव है,
तो ज़िला कौंसल के इलेक्शन होते थे पहले 97 में, 93 में, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कौंसल पहले 4 यूनियन कौंसल्स की थी, फिर 2 यूनियन कौंसल की थी, फिर 1 यूनियन कौंसल की थी। तो मेरे वालिद ख़ुद तो नहीं लड़ते थे इलेक्शन, लेकिन एक ग्रुप धड़ा उनका था जिसको लड़ाते थे, उसकी फंडिंग वंडिंग खर्चा किया, उसकी वोटें मांगी। बड़ी एक पीक के इलेक्शन होते थे, क्योंकि दोनों तीनों पार्टियां जो हैं गांव की होती थी। मेन यूनियन कौंसल्स का बड़ा गांव था, तो इसी से लड़ते थे। तो वो देख देख के ना मेरे घर वाले तो शायद मुझे जो है वो किसी साइड पे ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये था कि अब जैसे ही मैं पढ़ाई ख़त्म करके जाऊंगा तो मैंने ज़िला कौंसल का इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, बचपन से ही आपका शौक़ था सियासत में आने का। अच्छा, मुझे ये बताएं सरदार साहब, ज़ाहिर है आज ईद है, और क्या ईद पे खाने में क्या पसंद है आपको? क्या बनाते हैं? बनाना भी आता है कुछ? अभी अपने हलवे की बात की कि हलवा बनता था ख़ास किस्म का। आपको क्या पसंद है खाने में और क्या पका लेते हैं, ये भी बताएं। देखिए, अपना ना बचपन से वालदा हमारी जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त हलवे बनाती थी, और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में भी होता था ना तो पीछे से मेरी वालदा जाती थी तो वो हलवे बना के स्पेशल घर के घी के, और ये अपना उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डला हुआ, और ख़ास कर एक बड़ा मशहूर हलवा था हमारे घर का, खशखाश का। वो मैंने ना पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में नहीं देखा उसके साथ का। वो इतना ज़बरदस्त हलवा वो बनाती थी और ले के जाती थी, और बचपन से ही देसी घी। और मैं जब बोर्डिंग स्कूल में गया ना, मेरी वालदा को बड़ा शौक़ था कि ये मेरा बेटा पढ़े। वालिद जो है, एक बेटा था, वो लड़ते थे कि नहीं इसको जो है वो बचपन में बोर्डिंग में डाल दिया है। वो कहे मेरी वालदा नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने बेटे को पढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें, तो जब मैं गया अपना बोर्डिंग स्कूल में तो मैंने सालन का यूँ निवाला भी चखा हुआ नहीं था। 5 साल में मैं उधर गया। देसी घी और शक्कर से ही खिलाती थी। तो मुझे याद है आज तक कि वो मैंने वहाँ जाके, मैं जब वो सालन का निवाला लगाता तो मेरी आंखों से पानी, नाक से पानी आना शुरू हो जाता। मतलब इतना वो उन्होंने मुझे लाडों से पाला। और वो जो हलवा है ना, वो बड़ा तारीख साज हलवा है, कभी इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। तो मुझे जो बनाने की बात है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। आपके जो पुराने क्लास फेलो हैं, सुना है कि ख़ास तौर पे बोर्डिंग स्कूल से लेके तो बाद तक सब उनकी मौज थी कि घर से इतना वो सामान आता था कि वो सब जो वो लंगर खाते थे। सही बात है, इसी तरह है जी, बिल्कुल उस अल्लाह का करम है, और सारे खाते थे, मिल के खाते थे। बोर्डिंग स्कूल के वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा होता है, और आज तक भी वो दोस्त जो हैं वो राब्ते में हैं, बचपन के 5 साल, और अभी हम 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन वो दोस्तियाँ अभी तक चल रही हैं। तो वो अल्लाह का फजल है, वालदा आती थी तो वो 7 मुलाजमें जो हैं 2 पतीले उठाए हुए सर पे, उस टाइम सच्चे टाइम थे, अब ये वाले इतनी तो थी नहीं, तो सब मिल के उसको खाते थे। और मुझे याद है कि क्योंकि उनका शौक़ था कि पढ़ाना भी है इसको, साथ ये भी होता था कि एक बेटा है, अब घर से इतना दूर, पता नहीं इसका क्या। तो वो जो वहाँ पे हमारी माइयाँ होती थी ना, जो हमें संभालती थी, उनको फिर वो निकालती और वो कि नहीं ये मेरे पुत्रे ना बहुत ख्याल रखना तो वो फिर बड़ा ख्याल भी। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप जैसे आप बचपन की बातें सुना रहे हैं, तो कभी बचपन में ऐसा भी हुआ कि कुर्बानी के लिए कोई जानवर हो और उससे इतना लगाव हो गया हो कि अगर वो कुर्बानी के लिए उसको ज़िबा करने लगे तो आप जज्बाती हो गए? देखिए, जानवरों से लगाव तो था, क्योंकि हम देहाती आदमी हैं, तो हमारे घर में जो है वो 8, 10, 12 भैंसें गांव में डेरे पे भी होती थी। बैर जो बनाए हुए था खेतों में, डेरा टाइप, उसमें भी होती थी। बैल भी होते थे, और पहले छोटे होते थे तो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं थी। मेरे वालिद ने वैसे सबसे पहले हमारे एरिया में ट्रैक्टर ख़रीदा 78 में। उससे पहले हमारे मुलाजम होते थे और बैल होते थे, उनके पीछे हल होते थे, तो वो सारा कुछ वो करते थे। तो मवेशियों से लगाओ तो शुरू से है, अब भी है। यहाँ पे भी जो है वो मैंने गाय और भैंस रखी हुई है, कभी कभी चक्कर लगाता हूँ, तो वो तो हो जाता था कई दफ़ा भी ऐसे कि वो जब खूबसूरत जानवर हो तो फिर दिल नहीं करता था। लेकिन शुरू से एक बात थी कि अल्लाह का हुक्म है कि जो सबसे पसंदीदा और दिल को लगने वाला जानवर हो, उसी की कुर्बानी जो है वो ज़्यादा जो है वो बड़ी कुर्बानी है। अच्छा सरदार साहब, कोई अपना बचपन का यादगार कोई वाक़या बताएं हमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो और आपको आज तक याद हो, कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे देखे छोटे छोटे वाक़े हैं। जब मैं क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में होता था ना,
तो जब घर आता था, बोर्डिंग में आप एक पाबंदी में होते हैं, एक डिसिप्लिन में होते हैं, तो गांव आता था तो एक बिल्कुल आप समझें कि वो सारी रुकावटें दूर, और बिल्कुल सुबह से रात तक खेलते रहना, बंटे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, पीछे मुलाजम और वो भागते रहते थे। घर आता था, वालदा गुस्से होती थी, नाराज़ होती, तो मुझे अपने डेरे या उससे परे नहीं जाने देती थी, बड़ा सख्त कंट्रोल होता था, लेकिन फिर भी स्लिप हो जाते थे। तो जब स्लिप हो जाते थे तो वो फिर बड़े गुस्से होती थी। मैं आता तो वो गुस्से से मुझे मारने के लिए दौड़ती, तो मैं आगे भाग पड़ता और वो पीछे भागती, मुलाजमतें भागती, फिर मैं ऐसा माहौल बनाता, हंसना शुरू कर देता, उनको भी हंसा देता। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि ईद कुर्बान जो है वो ख़ास तौर पे कुर्बानी और एसार का दर्स तो देती है, लेकिन हमारे यहाँ साथ ही खानों का भी इससे सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो कुछ चंद हम आपसे ना ऐसे सवाल करेंगे जो आपने इंतहाई मुख्तसर उसके रैपिड फायर फौरी जवाब देना है। कुर्बानी के जानवर की कलेजी फ़ौरन या अगले दिन? कलेजी मेरा ख्याल है अगले दिन जी। चाय या कहवा? चाय ज़्यादा होती है। लस्सी या वालिद को कहवा और हमें चाय। लस्सी या कोल्ड ड्रिंक? लस्सी। देसी घी के पराठे या डाइट फूड? नहीं, आप तो दोनों हैं, लेकिन पहले तो देसी घी के पराठे। और ये आप थोड़ा जवाब लंबा हो गया है। मैंने कॉलेज टाइम तक पराठे खाए, कॉलेज टाइम से लेके इस रमज़ान तक, इन 40-42 सालों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 पराठे खाए होंगे। 42 सालों में पराठा बिल्कुल छोड़ दिया। इस रमज़ान में 26-27वें रोज़े को देसी घी का पराठा खाया तो मैंने महसूस किया कि ये तो मुझे बड़ा सूट कर रहा है। अब हफ्ते में 2 या 3 दिन फिर पराठा खाना शुरू। ज़बरदस्त। देहात की ईद या शहर की ईद? देहात की, सारी ज़िंदगी देहात में ईद की है। बड़ा जानवर या छोटा? बड़ा जानवर। बारबेक्यू या रान रोस्ट? नहीं, बारबेक्यू। हलीम या निहारी? हमारे इलाके में ना हलीम है ना निहारी है। देसी मुर्गे का शोरगे वाला सालन है और अपना बीफ के जो है वो कबाब है। पाए या कौरमा? पाए। लाहौर के खाबे या फिर गांव का देसी खाना? देखिए, दोनों का मुकाबला बड़ा सख्त है। खाबों को भी आप तो जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, और देसी खानों के तो मैं बहुत ही चटनी, लस्सी और देसी घी वाली रोटी तंदूर वाली, ऊपर मक्खन, चटनी और लस्सी, ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है। सरदार साहब, वैसे तो आज हम इतनी ईद का दिन है, हम इतनी ज़बरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं, आपके बचपन के वाक़यात भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम सियासत पर भी बात करना चाहते हैं, अगर आप हमें इजाज़त दें तो। 28वीं आईनी तरमीम का आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, और इसके बारे में कुछ बताएं कि किन किन इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा। देखिए, अभी तक मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। 28वीं तरमीम का शोर है, 28वीं तरमीम ने आना भी है, ये तो एक हकीकत है। और ज़ाहिर है वक्त के साथ आपको अपने आइन में, कानून में तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, हालात वाक़यात चेंज होते हैं। आप एक दफ़ा अगर कुछ करते हैं, उसमें से तजर्बा हासिल करते हैं, आपको महसूस होता है कि ये जो हमने कानून साजी की है, ये इम्प्लीमेंटेशन में इसमें जो है वो लोगों के लिए तकलीफ़ है या मुल्क के लिए नुकसान है या मुल्क के लिए इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर चेंजेस तो आनी चाहिए। लेकिन अभी तक 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन किसी जगह हुआ नहीं है, तो उस पर मेरा ख्याल है अब जब हुआ नहीं है तो मफरूज़ों पे तो बात करने का मकसद कोई नहीं है। लेकिन सरदार साहब, 2-3 चीज़ें इस हवाले से, उसको अफवाह के या मुशाहिदा के या तज्ज़िया के, ख़ास तौर पे जरदारी साहब के हवाले से, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ास तौर पे, क्योंकि 18वीं तरमीम उनकी अपनी वो थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था, तो 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें हैं NFC को लेके, नहरों को लेके, कि पीपल्स पार्टी इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी सियासी तौर पे या नहीं कर सकती। इसलिए शायद पीपल्स पार्टी को कहीं से ट्विस्ट किया जा रहा है, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि जरदारी साहब को कायल किया जा सके। आप क्योंकि जरदारी साहब को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत करीब से जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे कायल किया जा सकता है? देखिए, बात यह है ना जी, ईमानदारी की बात है। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर हुई, क्यों हुई? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी जो एक स्टांस था उससे हटी, नून लीग के साथ बैठी। क्यों बैठी? मुल्क की मजबूरी में बैठी। लेकिन हमने अपने वोट्स कुर्बान कर दिए, अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दिया, लेकिन जहाँ पे मुल्की मफाद की चीज़ आई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
हमारी क़यादत ने कभी भी, ये एक इनहेरिटेड है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक, कि मुल्क पे किसी जगह जो है वो कंप्रोमाइज़ वाली कोई बात नहीं है। जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हम सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और एक बात में ये नहीं कि आसिफ अली ज़रदारी मेरे लीडर हैं। आसिफ अली ज़रदारी, यकीन करें, इस मुल्क में उस लेवल का लीडर है ही कोई नहीं। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये आसिफ अली ज़रदारी के मरून मिन्नत है, चाहे वो 16 महीने का था या आज का है। अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, एक ताकतवर मुल्क बना के दुनिया के सामने हमें खड़ा कर दिया। हमें अपने फील्ड मार्शल साहब पे, अपने एयर चीफ पे, अपने बैरी चीफ पे फ़ख्र है कि कोई सियासी लीडर जितना मर्ज़ी पॉपुलर हो जाए, सारे 23-24 करोड़ अवाम उसके साथ हो जाए, लेकिन जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, अगर हमारी फोर्सेस को हमने कमज़ोर कर दिया तो हम 2 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। इस मुल्क को कायम रखने के लिए हमारी तकड़ी बहरी फ़ौज, हमारी तकड़ी एयर फोर्स और हमारी तकड़ी आर्मी की जो है वो हमें ज़रूरत है, और वो अल्लाह के फजलो करम से है। उन्होंने हमेशा अपना मनवाया, हम उस पर कभी भी उसमें नहीं। लेकिन जहाँ पे सिस्टम की बात है, आसिफ अली ज़रदारी को कोई ये कहे कि हमारी क़यादत से कोई ज़बरदस्ती मनवा लेगा, तो पाकिस्तान की तारीख़ में तो ऐसे नहीं हुआ। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब से नहीं मनाया जा सकता। आज के दिन भी बिल्कुल, आसिफ अली ज़रदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं। जो उनकी खिदमात हैं आवाम के लिए, जो उन्होंने सर्व किया है। सरदार साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया कि ज़ाहिर है उनके बगैर सेटअप भी नहीं चल सकता। अगर अभी ये 28वीं तरमीम आनी है, अभी मफरूज़ों की बुनियाद पर हम बात नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जब आएगा ड्राफ्ट तो इस पर मज़ीद हम खुलकर बात कर सकेंगे। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, अवामी सतह पर भी बात हो रही है, फिर हुकूमती हलकों में भी ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें अब किस हद तक आपको लगता है कि 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी सपोर्ट देगी हुकूमत को, कितनी हो सकती है? पीपल्स पार्टी को टेबल पे बैठ के एक लॉजिक के ज़रिए कायल करना पड़ेगा। अपनी बात वो कायल कर सके, पीपल्स पार्टी बड़े खुले दिल से करती है, आइंदा भी करेगी। और 28वीं तरमीम में जिन चीज़ों पे कंसेंसस हो गया वहाँ पे सपोर्ट भी करेगी। 27वें में भी की, 26वें में भी की, 28वें में भी करेगी। और कभी नहीं चाहेगी कि सिस्टम को डिस्टेबल करे, कभी नहीं चाहेगी कि सिस्टम कमज़ोर हो। क्योंकि देखें ना, सच्ची बात है, जो पिछली मैं अभी बात कर रहा था कि ताकतवर मुल्कों की सफ़ में तो अल्लाह ने हमें शामिल कर दिया है, लेकिन इकानमी के लिहाज से तो लोग मुश्किल में है ना। ये हकीकत इमरान है। साहब, अब कोई, मैं अगर यहाँ पे देखें ना, गवर्नर हाउस में 4 AC लगा के बैठा हूँ और मैं कहूँ कि पूरा पाकिस्तान ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ सारा कुछ ठीक है, पूरा पाकिस्तान ठीक नहीं है। और गुर्बत जो है वो 22% से शुरू हुई, 28%। अभी कोई एक सर्वे आया जो 40% से ऊपर हो गया। सही है या गलत है मुझे नहीं ये पता, लेकिन ये हकीकत है कि लोग मुश्किल हैं, लोगों के लिए गुजारा मुश्किल है। 53 रुपए का बिजली का यूनिट जो है वो बात करना आसान है, ठीक है, हम कहेंगे कि जी मुल्क की इकानमी को ठीक करने के लिए हम ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है वो मुश्किल में है। और कोई भूखे के साथ नहीं होता। और ये कौम जो है ये बड़ी गैरतमंद कौम है। ऐसे तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। इस कौम ने घास खाया और एटम बम बनाया, और आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनका लीडर है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतने परेशान हो गए थे कि जी देखें हमें घास खाना पड़ा, और हम घास खाने से मतलब है कि एक वक्त की मुश्किलें बर्दाश्त की। लेकिन भुट्टो साहब आज भी लीडर हैं। इन्होंने नहीं कहा कि हमें भूख से मारा गया, लेकिन उन्हें गैरत की ज़िंदगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिखाई, ये पीछे चले। आज के दिन भी ये पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि हम इज़्ज़त और गैरत की ज़िंदगी जिएँ और सर उठा के चलें। पाकिस्तानी कौम बिल्कुल ये नहीं चाहती कि हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क या IMF या किसी के पास जाएँ और हमने झोली फैलाई हो। हम एटॉमिक कंट्री हैं, हमारे सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, हमारे पास जो है ख़जाने हैं, हमारे दरियाओं के साथ सोना बह रहा है, हमारे पास रेकोडेक का 250 किलोमीटर का एरिया है जो कीमती धातों से भरा हुआ है, हमारे पास दुनिया का हर मौसम है, हमारे फल में वो शीरी है कि पूरी दुनिया में उसके साथ का टेस्ट ही नहीं है। तो इसके बावजूद अगर हम कशकोल उठा के फिरते रहेंगे तो मेरा ख्याल है ये कौम बेचारी जो है ना भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये नहीं चाहती कि हम कशकोल उठा के। और सच्ची बात ये है ना, देखें 4 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, अब जो है वो इकानमी की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है।
और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम इसी पे बैठे रहेंगे कि सारा ठीक है तो सारा ठीक नहीं है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सरदार साहब, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी तकरीबन निसफ आबादी है उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, तो आप हुकूमत पंजाब को, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इस बात पे कायल नहीं करते या उन्हें समझाते बताते नहीं कि किस तरह से पंजाब की इकॉनमी को ठीक किया जा सकता है? देखें, पंजाब की इकॉनमी में मेरे समझाने की तो मैं अपनी राय तो भेजता रहता हूँ और वो उसको कंसिडर भी करती हैं। चीफ़ एग्जेक्टिव वो हैं, अपना अवाम की नुमाइंदा हैं, अवाम के वोटों से आई हैं। मैं तो एक वफाक के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पे आया हूँ, उनका ज़्यादा हक़ है। और मेरे ख़्याल में उनका जो बैकग्राउंड है ख़ानदानी, उनके वालिद साहब, उनके चचा, उनकी फ़ैमिली, उनके कज़न इधर चीफ़ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, एक बहुत तजर्बा है उनको। तो मेरी राय तो ज़रूर मैं उन्हें भेजता रहता हूँ, लेकिन तजर्बा उनका मेरे ख़्याल से मेरे से ज़्यादा है। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि उन्हें ज़रूर इस चीज़ की फ़िक्र है और पंजाब के हवाले से जो है बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, बहुत सारे होने भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़राअत पे तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो हो रही है, वो मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह वो, क्योंकि टैक्स रेट इतने ज़्यादा हैं, बिजली का रेट इतना ज़्यादा है, बहुत सारे मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि प्रॉपर उस तरीके से अभी वो, और फिर आगे सिस्टम हमारा जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हंगामी बुनियादों पे जो है वह एमरजेंसी लगा के ज़राअत के हवाले से भी, और क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त मुल्क है, इतनी ज़बरदस्त ज़मीनें हैं, इतना अपना नहरी निज़ाम है दुनिया का टॉप क्लास का। और देखें, गंदम भी हम इंपोर्ट करें, दालें भी हम इंपोर्ट करें, चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दें, फिर जब महंगी हो जाए फिर इंपोर्ट करें, तो ये कमज़ोरियाँ तो हमारी हैं ना। अच्छा सर, ये फरमाइएगा सरदार साहब कि वफाक को ये गिला है कि 18वीं तरमीम के बाद उनके पास वसाइल की कमी हो गई है, सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, इसलिए वफाक जो है वो ये समझता है कि 28वीं तरमीम में इस इशू को भी जो है ना वो टैकल किया जाए। आपकी इसके हवाले से क्या राय है? क्या वाकई ही सूबों को पैसों की जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं और वफाक को उनमें से शेयर मिलना चाहिए? देखिए, बात यह है ना कि 18वीं तरमीम से पहले हर जगह पे कोई ना कोई अपना मकामी एक लोगों में था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे सूबे के साथ, हमारे इलाके के साथ, और छोटी छोटी बातें जो हैं वो एक लंबे अरसे तक आप और हम सुनते रहे। सिंधु देश की बलूचिस्तान में, पंजाब को आप शायद पूरा उस तरह नहीं कह सकते, केपी में, पश्तूनिस्तान, फलाना फलाना बहुत सारी चलती रहीं। और वो वजह क्या थी? सूबों को गिला था कि महरूमियाँ हैं, हमको हकूक़ हमारे हैं, होते वफाक के पास हैं। 18वीं तरमीम के बाद आप अगर गौर करें तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि सूबों को ख़ुद मुख्तियारी देना बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, वो हुई। अब अगर उसमें अगर किसी जगह कुछ ज़्यादा हो गया तो कोई ज़िद या वो नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है, मैं पार्टी की राय नहीं दे रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। उस पर बैठ के बात होनी चाहिए। वफाक भी हमारा है, सूबे भी हमारे हैं, और बैठ के जो बड़े दिमाग हैं वो हर चीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, दिफा पे वफाक ने पैसे लगाने होते हैं और बहुत सारी जगहों पे वफाक को ज़रूरत है, तो वफाक को मजबूत करना भी ज़रूरी है और सूबों को मजबूत करना भी ज़रूरी है। इतना वफाक को मजबूत पहले था, इतना न किया जाए कि सूबों में एहसास महरूमी पैदा हो, और सूबों को भी इतना तकड़ा ना कर दिया जाए कि वफाक के पास कुछ रहे ही नहीं। अच्छा सर, आपका ताल्लुक खुद क्योंकि एक पसमानदा इलाके से है और लाहौर से दूर भी है, इसलिए आपको तो खुद एक ज़ाती तजर्बा भी है। आप क्या समझते हैं, छोटे सूबे बनने चाहिए? देखिए, ये तो अब मैं तो ज़ाती तौर पे पता नहीं क्या समझूं, लेकिन एक ओवरऑल पार्टी का डिसीजन है, उसके डिसिप्लिन में मैंने पाबंद रहना है। तो अभी ये छोटे सूबों पे CAC में डिस्कशन हुई नहीं, अभी होनी है। तो मेरा ख़्याल है उसमें अगर मैं राय मौजूदा सूरत हाल में ना दूं तो यही बेहतर है। लेकिन सरदार साहब, वही बात है कि पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अवामी मसाइल को बड़ा खुलकर बयान किया है कि ये मसाइल हैं। ज़ाहिर अगर छोटे सूबे बन जाएंगे तो इंतज़ामी मामलात और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि अभी सुनने में ज़ाहिर हम 28 एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ ना,
बात यह है कि एक आइन और कानून जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है कि उस सूबाई असम्बली में अक्सरियत से ये करारदाद आने की ज़रूरत है कि जी हमारे सूबे में फ़लाँ छोटा सूबा बनना चाहिए। तो पंजाब असम्बली में एक आई हुई है, यहाँ से वो जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है और मेरा ख्याल है पूरी असम्बली ने उस पर वोट दिया जनूबी पंजाब के सूबे का। हाँ जी। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है उसको तो बना देना चाहिए और उस तजर्बे को देख के फिर अगर वो कामयाब हो तो बाकी एक स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अच्छा सरदार साहब ये भी बताइएगा, हम 28वीं तरमीम पे भी बात कर रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि एक ये भी शेख उसमें शामिल की जा रही है कि वोटर की उम्र बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है। इसमें आपको क्या लगता है कि अगर उम्र बढ़ा दी जाती है तो ये बेहतर होगा हमारा जो एक स्ट्रक्चर है उसके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है उस पर तो बात आ गई है। हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उस पर तो मेरा ख्याल है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस तरह का कोई होता तो अगर कोई बड़े दिमाग बैठ के ये सोचते भी कि उससे बहुत ज़ाहिर है हर चीज़ डिस्कस होती है किसी चीज़ को भी चेंज करने के लिए, लेकिन ओवरऑल एक मैसेज तो यही जाता कि जी यूथ को वोट पोल करने से रोकने के लिए जो है वो 25 साल की जा रही है, और चाहे उसमें पीछे लॉजिक जो भी होता, लेकिन ओवरऑल मैसेज ये जाना था। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज तो किसी तरह अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, वो तो आपस में सलाह मशवरा करके कर देंगे, क्या इस हवाले से अपोजिशन की जमातों को भी इतमाद में लिया जाएगा? ज़रूर लेना चाहिए। देखिए जी मुल्क की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ना अपोजिशन जमातों को भी अपनी सियासत वो करें, इश्यूज़ पे बिल्कुल स्टैंड लें, अपनी राय का इज़हार करें। लेकिन मेरी राय ये है, जैसे मैंने पहले आपको कहा ना, बहुत सख्त ज़रूरत है, ये आवाज़ें उठती भी हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बहुत सख्त बहुत ज़रूरत है। और सारी पार्टियां बैठें, हिम्मत करे, गवर्नमेंट बिठाना उन्हीं को पड़ेगा। मुश्किलात होंगी लेकिन देखें अभी पिछले 3 महीने से ईरान में भी तो लगे हुए हैं ना। हमारे वज़ीर दाखिला साहब कभी जाते हैं, फील्ड मार्शल साहब जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते हैं, सारे लगे हुए हैं कि ये मामला हल हो। नहीं हो रहा लेकिन कोशिश हो रही है। तो अगर पार्टियां नहीं बैठती तो हुकूमत का ये काम है कि वो इसमें हिम्मत करे, अपनी मेहनत जारी रखें, उनको एक जगह बिठाएं और कम से कम 30-35 साल के लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए हुकूमत में, वो जो चार्टर ऑफ इकॉनमी उनकी पार्टी ने की होगी उस पर सख्ती से स्टैंड करें और इस मुल्क को अब जो है वो माशी तौर पे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर PTI की अगर हम बात करें, देखिए आप PTI के वजूद को उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ऑन ग्राउंड PTI जो है एक मकबूल सियासी जमात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी बात पे बैठने को तैयार नहीं है। तो अगर एक बड़ी सियासी जमात चार्टर ऑफ इकॉनमी पे तैयार ही नहीं होगी, उस पर बैठेगी नहीं, साथ शामिल नहीं होगी, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? देखिए वो पॉपुलर जमात है और बिल्कुल अपोजिशन में है और एक हकीकत है, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनकी सियासत की बुनियाद ही जो है वो मैं न मानू पे है। हर जगह वो शुरू से ले के बस कोई बात है उस पर उन्होंने वो ना बैठना है ना बात करनी है और उन्होंने दूसरी साइड पे खड़ा हो जाना है। तो इस पे आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे कोशिश तो करनी बिल्कुल चाहिए। कोशिश हो सकती है, अगर अमेरिका ईरान को बिठा कर बात की जा सकती है तो वाई नॉट PTI? उनको भी बिठाया जा सकता है और फिर अगर वो नहीं मानेंगे तो बाकी पार्टियां जाए वो कम से कम अवाम को बताएंगी तो सही ना कि इसमें हमारा ज़ाती तो कोई भी नहीं है, हम तो मुल्क के लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना कोशिश तो चाहते हैं नहीं जाती और इसमें अगर नहीं मान रहे तो ये तो मुल्क ज़ैनब, अब गुफ्तगू तो बहुत सारी बाकी है लेकिन थोड़ा सा वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू अभी जारी। एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आप क्योंकि खुद भी दर्द देखने वाले इंसान हैं और इकोनॉमी पे बार बार बात भी हो रही है, बजट आने को है। जिस तरह आपने खुद अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि मिडिल क्लास एक वाइट कलर आदमी के लिए तो इस वक्त जीना बड़ा मुश्किल हो गया, तो बजट इस दफ़ा का बजट कैसा होना चाहिए? देखिए बजट इस दफ़ा का जो है वो हर दफ़ा की तरह जो तवक्को होती है कि बजाय अपर क्लास को फेवर करने की
जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनको फेवर किया जाए, उनके लिए कोई ऐसे वेलफेयर के, क्योंकि हुकूमत माँ होती है और जब उसका बच्चा बलक रहा हो तो माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है, भूख से या गर्मी से या महंगाई से या किसी और वजह से तकलीफ़ से, तो माँ को उसकी तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है और माँ की पूरी कोशिश होती है कि इसके आंसू मैं पूंछूं और जिस वजह से ये परेशानी में है इसकी उस परेशानी को मैं दूर करूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हुकूमत अपने आप को माँ समझ के और उनको जो तकलीफ़ में है उनके लिए करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें अब हुकूमत ने, सच्ची बात यह है कि हमारी हुकूमत है कि 75% टैक्स लोग दे रहे हैं, बड़े क्लास के लिए 48% दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है, लेकिन नीचे वाले लोगों को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके लिए कोई ऐसी एक प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, पूरी दुनिया के इदारों ने तस्लीम किया कि इसके साथ का प्रोग्राम है ही नहीं, और कोशिश पूरी की जाती है कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, इसको ये भी आप ख़त्म कर देंगे तो वो जो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में से बहुत सारी ऐसे हमारे माएँ बहनें बेटियाँ हैं जिनको कुछ ना कुछ थोड़ा गुजारा जिनका हो रहा है, वो तो फिर उससे भी जाएंगी, लोग तो ख़ुदकशियों पे मजबूर हो जाएंगे। बजाय उस प्रोग्राम को प्रमोट करने के, उसको ख़त्म करने की बात की जाती है, बजाय इसके कि कोई और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो सपोर्ट मिले। हम जो एक है उसको भी ख़त्म करने की बात करते हैं। तो बिल्कुल, और बहुत सारे ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, इसकी वजह देखिए ना, हमेशा ये बात एक उसी पे हो रहा है और फिर उस पे जो ठप्पा आता है पूरी दुनिया का। फिर हम देखते हैं आज तक दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने, किसी ने नहीं कहा कि ये बोझ है, ये गलत है या ये फलाना है, सब ने उसे अप्रिशिएट किया और एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम इस कोशिश में हैं कि उसको ख़त्म करें। लेकिन सरदार साहब, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक और IMF अगर ये कहें कि यहाँ पे 4 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जब यहाँ पे तकरीबन 40% लोगों की जो आमदनी है माहाना, वो आप देखें कि 13-14 हज़ार रुपये के करीब बने, तो 13-14 हज़ार रुपये में तो एक हफ़्ते का गुजारा नहीं होता। तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस जैसे प्रोग्राम तो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन रोज़गार का कोई ऐसा जो है इंडस्ट्री को यहाँ फ़रोग दिया जाए, एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया जाए कि लोग खुद अपना रोज़गार जो है वो कमाएं। देखिए ना, बात यह है कि आपकी इकॉनमी नहीं चलेगी, आप का बिज़नेस नहीं चलेगा, रोज़गार कहाँ से आएगा? आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके एग्रीकल्चर नहीं चलेगी, तो रोज़गार कहाँ से आएगा? उनको तवज्जो देनी चाहिए, प्रायोरिटी पे जो है उन चीज़ों को देखना चाहिए, रोज़गार तो तब ही आएगा। मेरी ज़ाती राय है, मैं कोई इकॉनमिस्ट नहीं हूँ और मुझे इतना तजर्बा भी नहीं है, शायद मैं इस पे गलत हूँगा। देखिए ना, हमारे देहाती, मुझे अपने एरिए का पता है कि रियल स्टेट में जब वो चल रहा था, ये शौकत अज़ीज़ के टाइम के बाद से चला, तो वहाँ पे जो आम देहाती गरीब लोग हैं ना, वो सुबह, मेरी तहसील है फ़तेह जंग, वो सुबह फ़तेह जंग आते थे, 5 कनाल 10 कनाल का आपने ली, मैडम को दे दी, जतोई साहबा को, इन्होंने ली, इन्होंने मुझे दे दी, वो एक पैसा जो है मेरी जेब से आपके इन पे हुकूमत को टैक्सेस, हर चीज़ मिल रही थी और इकॉनमी चल रही थी। शाम को वहाँ पे हमारे जो देहाती लोग हैं, बहुत छोटे छोटे अनपढ़ लोग और छोटे, वो उन्होंने भी साल 1.5 साल में अपनी गाड़ियाँ ले ली, चादर मोड़े तो रखी है थे, बाँह रखी AC के बगैर, और सुबह आ गए, उधर बैठ के एक जगह बैठे, दूसरी जगह 10 बंदे आ गए, 50 आ गए, होटल पे खाना खाया, वो चला इकॉनमी। वहाँ रात शाम को सौदा लिया, फ्रूट लिया, सब्ज़ी ली, घर चले गए, 1,50,000 जेब में डाल के उधर चले गए, एक चल रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस पर इतने टैक्सेस लगा दिए कि ये रियल स्टेट को तो बिल्कुल ख़त्म करना है, तो वो ख़त्म हो गया, हुकूमत का टैक्स भी ख़त्म हो गया, लोगों की जेबें जो है वो भी बंद हो गई, और एक जो पैसा मूव कर रहा था, घूम फिर रहा था, सबको मुस्तफ़ीद हो रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारी, मेरे ख़्याल में तो रियल स्टेट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसको बिल्कुल क्रैश कर दिया गया है।
सरदार साहब, जिस तरह से अब हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, 7% बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी है और यूथ बाहर जा रही है, बाहर जाके रोज़गार कमा रही है, फिर सेहत के इतने मसाइल हैं, एजुकेशन के इतने मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल शायद वही हुक्मरान महसूस कर सकता है जिसका जो दर्द दिल रखता हो। और आपने भी जिन मसाइल पर बात की है वो बड़ा हमें अच्छा लगा कि आपने पॉइंट आउट किया है। लेकिन अब हमें बजट में आपको क्या लगता है कि अस्पताल या सेहत और एजुकेशन के मैदान में क्या क्या की जा रही है, रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को, ताकि आवाम मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा उठा सके? देखिए, बात यह है कि एक बात की जाती है कि हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी, वो वाकई ठीक है, आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे वसाइल उस तरह नहीं है। और हुकूमत का काम, कोई भी हुकूमत हो, उसका काम है हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों चीज़ें अपनी आवाम को आपने फ्री देनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और बिल्कुल ये हकीकत है कि दूर दराज जो ज़िले हैं उनमें THQ लेवल पर, BHU लेवल पर, DHQ लेवल पर किसी जगह भी हेल्थ की वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है। जी, लेकिन अब मेरे से इख्तलाफ राय हो सकती है कि क्या पता, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मैं तो एक हकीकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात। अगर हेल्थ सेक्टर में लोगों को 50% भी गवर्नमेंट लेवल पे रिलीफ मिल रहा हो तो इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चल सकते। और अगर एजुकेशन सेक्टर में लोगों को, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही हो तो इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूल्स जो है वो नहीं चल सकते। आज के दिन आप देखें कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को माइनस कर दें तो ना हेल्थ है और ना एजुकेशन है, दोनों चीज़ें फारिग हो जाएंगी, लोग सड़कों पे मरना शुरू हो जाएंगे। ये एक हकीकत है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों की मैं और आप बात कर रहे हैं वो तो नहीं जा सकते। बिल्कुल अच्छा नहीं सरदार वो तो फिर यही कर सकते हैं कि वो अपने घरों में ही उनको सब्ज़ चाय में कोई इलायची मिला के पिलाएं जब वो बीमार हो गए, या वो देहाती काढ़ा बना के वो पिलाते रहे सुबह शाम। वो बच गए थे, उसका नसीब, और मर गया तो फिर गरीब तो ने बजट क्या में कोई करना तरामीम है। कर रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, मुझे अभी जो है वो बजट पे इस लेवल की कोई किसी डिस्कशन में मैं शामिल नहीं हुआ तो मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह हमेशा ही हम कहते हैं कि मुश्किल बजट है, तो जब मुश्किल बजट है तो हम ये तवक्को तो नहीं कर सकते कि उसमें सरदार साहब, इस तरह की कोई तरमीम जो है वो नज़र सरदार आएगी। साहब आखिर में, क्योंकि ईद है तो बड़ी ही गुफ्तगू हमारी शकील सी हो गई है, लेकिन आखिर में ये बताइएगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं, बल्कि अक्सरियत, उनका ये एतराज़ है, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ हो, पेशावर से, लाहौर से या कोयटा से, कि हमारा FBR का जो निज़ाम है वो कहते हैं जी आप इसको फेसलेस कर दें तो हम ज़्यादा टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन ये जो मौजूदा निज़ाम है इसमें हमें मजबूर किया जाता है स्पीड मनी के लिए। तो क्या, क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप ये इस पे कभी बात हुई कि टैक्स के निज़ाम को किस तरह से मैं बेहतर किया जा सकता है? 101% आपसे एग्री करता हूँ। जो मैंने महसूस किया ना, एक सबसे बड़ी हुकूमतों की ख़राबी ये है कि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो मुतलका स्टेक होल्डर से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। टैक्स के हवाले से मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। अगर हमें 100 रुपये टैक्स चाहिए ना, तो ये हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, देखें, जो इतने मुश्किल हालात में अपने मुल्क में बैठे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, ये हमें 110 रुपये टैक्स देंगे, लेकिन सिर्फ अगर हम अपना सिस्टम ठीक कर दें। FBR में माजरत के साथ वो बात है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो टैक्स में आ गया ना, तो जब आपके वो फिगर पूरे नहीं हो रहे तो उसी को रगड़ा लगाओ, कोई सुपर टैक्स लगा दो, कोई फलाना टैक्स लगा दो, और आपने वो फिगर पूरे करो। जो नहीं दे रहा ना, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसके गले में फंदा फिट आ रहा है, बस वहीं पे खींच लो। सर आखिर तो में टैक्स का निज़ाम जो है, इस पे बहुत ही इसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर फेसलेस बना दिया जाए, हुकूमत 1 साल तजर्बा करे, यकीन करें इतना टैक्स इकट्ठा होगा कि कुछ करने की ज़रूरत कोई नहीं। मैसेज अच्छा, आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए, जी, नाज़रीन ईद के का लिए दिन कोई पैगाम? देखें, ईद के लिए सबसे बड़ा पैगाम अमूमन जो है वो दिया जाता है, और वही पैगाम है कि देखें, ईद तो उन्हीं की है ना जिनकी जेब में कुछ है। तो मैं अगर अपने बड़े घर में बैठ के ईद कर रहा हूँ तो मुझे आसपास अपनी थोड़ी से नीचे देखने की ज़रूरत है
कि मेरे बड़े घर के आसपास छोटी छोटी झोंपड़ियाँ और जो छोटे छोटे घर हैं उनके अंदर ईद कैसी हो रही है। तो अगर मैं अपना हिस्सा 2, 4, 6, 10 के साथ मिला लूँगा और थोड़ी सी उनके बच्चों के चेहरों पे खुशी आ जाएगी तो मेरा ख्याल है असल ईद वही होगी। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपने इंजॉय किया होगा, हमारे मेहमान के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना और ईद के बारे में जाना। नाज़रीन, आपको भी हम आज के दिन ये पैगाम देना चाहेंगे, आप लोग भी अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं और ईद की खुशियाँ बांटें और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ईद कुर्बान है और गोश्त पर थोड़ा हल्का हाथ रखें। इसी के गोश्त खाएं ज़रूर, बिल्कुल, लेकिन इतदाल के साथ बिल्कुल बैलेंस करके खाएं, इतदाल के साथ खाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।